क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना कोई कैमरा था और ना ही आज की तरह इंटरनेट, तो हमें कैसे पता चलता था कि सम्राट अशोक कौन थे और या मौर्य साम्राज्य में लोग जो है कैसे रहते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास के उन साहित्यिक स्रोतों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने हमारे जीवित अतीत को जो है जीवित रखा है। हम जानेंगे कि कैसे धार्मिक ग्रंथि, विदेशी यात्रियों और के विवरण और राजाओं की जीवनी ने इतिहास को पन्नों को भरा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप बीए के छात्र हैं तो आपने यह अक्सर अपनी परीक्षाओं में यह सवाल देखा होगा कि प्राचीन भारत इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। तो यह क्वेश्चन जो है आपके बीए जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पढ़े एग्जाम में मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, उत्तर की शुरुआत करते हैं। उत्तर की शुरुआत भूमिका से है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में हेडलाइन दे दीजिएगा, भूमिका। तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत में आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव होने के कारण उस समय के धार्मिक और लौकिक ग्रंथ ही इतिहास के जानने के बहुमूल्य साधन बन गए। इन साहित्यिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो भूमिका में लिखा हुआ है कि जो प्राचीन भारत इतिहास के जो जानने का मुख्य स्रोत है, वह पहला है प्राचीन पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। और प्राचीन भारतीय इतिहास में आधुनिक अर्थों में इतिहास के लेखन की परंपरा का अभाव, मतलब भारतीय इतिहास में आधुनिक अर्थों में लेखन की परंपरा होने कारण उस समय धार्मिक और लौकिक ग्रंथ ही जो है इतिहास को मतलब जानने के लिए बहुमूल्य साधन बन गए। और इन साहित्यिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो एक एक करके इनके जानेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या थे। पहला, धार्मिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत की सामाजिक और संस्कृति और राजनीतिक स्थिति को समझने में प्रमुख साधन है। मतलब जो धार्मिक साहित्य है वह प्राचीन भारत की सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक स्थिति को समझने के सबसे प्रमुख साधन है। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहला आता है ब्राह्मण हिंदू साहित्य। इसके अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद यानी कि वेद में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं, जो आर्यों के सामाजिक जीवन को जानकारी देते हैं। यानी आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी कौन देते हैं? वेद। आर्यों की सामाजिक जीवन की जानकारी जो देते हैं वह वेद देते हैं। इसी से हमारे उनके जीवन के बारे में पता चलता है। और है पुराण 18 राजाओं के वंशावलियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और रामायण और महाभारत का महाकाव्य जो है तत्कालीन समाज और युद्ध कला की विवरण देते हैं। यानी कि रामायण और महाभारत जो है महाकाव्य के तत्कालीन समाज, युद्ध और कला की विवरण देते हैं। पहले ज़माने में युद्ध और कला का विवरण कैसे पता चलता था? वो पता चलता था रामायण और महाभारत से। तो इसके अलावे अतिरिक्त स्मृतियाँ यानी जैसे मनुस्मृति और नारद स्मृति उस समय के कानूनों और सामाजिक नियमों का वर्णन करते थे। यानी कि जैसे स्मृतियाँ यानी कि मूर्ति जो होती है, यानी कि मनुस्मृति और नारद स्मृति से हमें पता चलता था कि उस समय के कानून और सामाजिक नियमों का वर्णन कैसे होता था, कैसे पता चलता था। और धार्मिक साहित्य में यहाँ एक और आता है पॉइंट, बौद्ध साहित्य आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे। तो इसमें बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है देखिए। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक आते हैं, विनय सूक्त और अभिगम पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। ये त्रिपिटक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो बुद्ध की शिक्षा और तात्कालीन राज्यों का वर्णन करती है। यानी बुद्ध की शिक्षाओं और तात्कालीन राज्यों का वर्णन कैसे पता चलता था? वो त्रिपिटक से पता चलता था प्राचीन भारत में। जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म और मध्य जातक कथाओं में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों के माध्यम से तत्कालीन लोक जीवन की जानकारी मिलती थी। दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और धार्मिक साहित्य में एक और हेडलाइन है जो जैन साहित्य से हमें प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पता चलता है। तो देखिए,
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और परिशिष्ट पवन में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। यानी कि जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जिन्हें आगम कहा जाता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष और या लौकिक साहित्य। इन साहित्यों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या पता चलता है, चलिए देखते हैं। इस श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जिनका मुख्य विषय जो है धर्म ना होकर राजनीति, शासन और अर्थशास्त्र और जीवनी थी। मतलब इस ग्रंथ में जो है वे ग्रंथ आते हैं जिनका मुख्य विषय धर्म ना होकर राजनीति, शासन और अर्थशास्त्र और जीवनियाँ थी। इसमें ही पहला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष लोक साहित्य में पहला पॉइंट है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। राजनीतिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक। कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था की कूटनीति का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। यानी कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन का कूटनीतिक प्रामाणिक ग्रंथ है। कलहन राजनीतिज्ञ भारतीय इतिहास का प्रथम क्रमबद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब इसकी जीवनी के बारे में पढ़ें। जीवनी पॉइंट है जीवनी। चरित्र काव्य। दरबारी कवियों ने अपने शासकों के सम्मान में जीवनियाँ लिखी है, जैसे बाणभट्ट रचित पुस्तक हर्षचरित। बाणभट्ट का रचित पुस्तक जो है हर्षचरित है, बाणभट्ट ने लिखा है सम्राट हर्षवर्धन के लिए। और विशाखदत्त ने कर्नाटक मुद्राक्षस मौर्य वंश के उदय के लिए लिखा। अब इसका एक आखिरी पॉइंट है संगम साहित्य यानी दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास चोल और चेर पांड्य को जानने के लिए तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य ही एकमात्र प्रमुख स्रोत है। मतलब दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए ये संगम साहित्य ही एकमात्र जो है प्रमुख स्रोत है तमिल भाषा में। तीसरा पॉइंट है जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, वह है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी लेखकों ने भारत की स्थिति को जो विवरण दिया है वह ऐतिहासिक क्रमबद्धता और तिथि क्रम को समझने में सहायक है। यानी कि ऐतिहासिक की क्रमबद्धता और तिथि क्रम यानी डेट को समझने में सहायक देती है। पहला है यूनानी लेखक जो हमारे विदेशी यात्री का पहले मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य प्रशासन और साम्राज्य का जीवन का वर्णन करती है। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका पुस्तक जो है मौर्य प्रशासन और समाज का जीवन का वर्णन करती है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से प्राचीन समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। यह बुक है, इसके हमें प्राचीन समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। दूसरा है चीनी यात्री जो लेखक थे। चीनी यात्री का फाहियान ने गुप्त काल के सामाजिक पक्ष का वर्णन किया है। फाहियान किताब ने जो है गुप्त काल के सामाजिक पक्ष का वर्णन किया है। जबकि हेनसाक हर्षवर्धन के काल में ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत शिक्षा पद्धति धार्मिक दशा का विस्तार से उल्लेख किया है। यानी कि हेनसाक का जो पुस्तक है वह सीयूकी में भारतीय शिक्षा और पद्धति धार्मिक दशा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अरबी लेखक यानी अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद 11वीं सदी भारत के विज्ञान और धर्म और समाज का निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करती है। अल बरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद 11वीं सदी में के भारत के विज्ञान और धर्म और समाज का निष्पक्ष जो है जानकारी मिलती है। अब आखिरी पॉइंट निष्कर्ष में उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जहाँ धार्मिक ग्रंथ सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष को उजागर करते हैं, वहीं लौकिक और विदेशी विवरण हमें राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को सटीक जानकारी देते हैं।
मतलब जो दोस्तों जहाँ और जब इन साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से होती है तो वह इतिहास की प्रामाणिकता जो है और बढ़ जाती है। यानी अब निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ जो है धार्मिक ग्रंथ सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष को उजागर करते हैं, वहीं दूसरी ओर लौकिक और विदेशी विवरण हमें राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को सटीक से जानकारी देते हैं। जब इन साहित्यिक स्रोतों को पुष्टि जो है पुरातात्विक प्रमाणों से की जाती है तो इतिहास की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को कितने समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जहाँ एक तरफ जहाँ है, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी जो है उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।